आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना बेहतरीन कार्य निष्पादन कर रहे होंगे। आज हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि आज पाटिल साहब हमारे इस परिचर्चा में भाग लेंगे और हमें सौभाग्य मिला पाटिल साहब से बात करने के लिए। तो पाटिल साहब, आपका इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपको मेरा नमस्कार हमारे तमाम साथियों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज इस परिचर्चा में आपने मुझे शिरकत करने का, मुझे शामिल होने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी साथियों के सफलता के लिए, उनकी कुशलता के लिए मैं दुआएं करता हूं, उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज की परिचर्चा जिसमें हम क्रेडिट एक्सपेंशन पे बात करेंगे। समय बदला, परिस्थिति बदली, बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद देश जो है विकास की राह में फिर से दौड़ चला है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की भयंकर महामारी से और जूझते हुए, और हमारे जो सच्चे सिपाही हैं, बैंकर साथी हैं, उन्होंने भी जो बेहतरीन काम किया है। इस परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला है। देश की अर्थव्यवस्था पे एक रुकावट थी और समाज की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉकडाउन की वजह से बंद थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम बात करने वाले हैं कि सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट में थोड़ा सा रोक आया है, नेगेटिविटी आई है। डिपॉजिट तो बहुत कुछ हुआ है शाखाओं में या बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन क्रेडिट जो ग्रोथ है उसमें कमी आई है। साहब, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? विजय जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि हमारे सामने में जो एक अप्रत्याशित चुनौती आई कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, उस परिस्थिति ने न केवल हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट खड़ा किया, बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी एक अभूतपूर्व चुनौती उसने खड़ी की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन चलने का नाम है। किसी भी प्रकार की रुकावट आती है, किसी भी प्रकार के अवरोध आते हैं, बाधाएं आती हैं, इंसान उनको पार करते हुए चलता है और उसी में से जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसी में से अपना मार्ग जो है वो प्रशस्त करता चलता है। अब जहाँ तक इसमें क्रेडिट एक्सपेंशन की बात है तो निश्चित रूप से जो कोविड की जो रुकावट थी उसने सभी तरह के जो सकारात्मक फैसले थे, जो भी गतिमान करने वाले, अर्थव्यवस्था को गतिमान करने वाले जो फैसले थे, विशेष रूप से जो बैंकर साथी है उनके उन फैसलों को काफ़ी गहरे प्रभावित किया है। और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है फिर से इमर्ज हो रही है, फिर से वो उभर रही है। तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो हमारी बैंकर कम्युनिटी को जाता है कि निरंतर वो एक टिकाऊ ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, उसके दिशा में वो निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आगे जो चर्चा के जो बिंदु होंगे उसमें हम बात करेंगे कि वो चुनौतियाँ आखिर क्या हैं। जी, पाटिल साहब कहते हैं ना कि अगर मंजिल ज़िद्दी है तो हौसले भी ज़िद्दी हैं। मंजिल ज़िद्दी है तो हौसले भी ज़िद्दी हैं सफ़र के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए। तो ये कोरोना महामारी से जो जूझ के हमारे जो साथी आए हुए हैं और देश समाज जो आगे बढ़ रहा है, 100 करोड़ जो टीकाकरण हो चुका है और तमाम लोग, हम लोग जो फिर से देश की उस धुरी को, उस पहिया को, उस जो ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा करने में लगे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो क्रेडिट एक्सपेंशन है अभी, वो कौन से तरीके हैं जहाँ पर हमारे साथी खास करके रूरल और सेमी अर्बन में हैं, कि किन किन जो सेक्टर हैं जिस पर ध्यान दिया जाए और कैसे कैसे क्रेडिट एक्सपेंशन किया जाए जिससे कि उनका जो क्रेडिट नेगेटिविटी है पूरा हो सके और लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्योंकि बैंक का मूलभूत जो काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत के समय उनको डिप्लॉय करना, और इसी बीच जो है समाज की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है बैंकर्स का। तो मैं जानना चाहूँगा कि रूरल और सेमी अर्बन में ऐसे किन क्षेत्रों को ध्यान दिया जाए कि जिसमें क्रेडिट जो अभी सस्टेनेबल ग्रोथ किया जाए इस परिस्थिति में। सर पाटिल साहब, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया विजय जी। और आज वास्तव में आप देखें तो जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, और जो अर्ध शहरी यानी जिसको हम सेमी अर्बन एरिया बोलते हैं, वहाँ पर अपार संभावनाएं विकास की, और उन्हीं संभावनाओं को चिन्हित करते हुए, उन्हीं संभावनाओं को आइडेंटिफाई करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय भारत देश का ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन में काम कर रहा है कि कैसे इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बनाया जाए, कैसे इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा हम सशक्त बना सकते हैं। और इसीलिए कई ऐसी योजनाएं आई हैं, और जिस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल के दिनों में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नाम्स को जो उन्होंने परिमार्जित किया है, जो उसको एक विस्तार दिया है, उसके तहत
जो ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर चल रहा है अभी, इनोवेटिव एग्रीकल्चर में आप बहुत तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे कुसुम योजना लाई गई, उस कुसुम योजना के माध्यम से जो किसान हैं वो सोलर पंप या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करके जो अल्टरनेटिव एनर्जी है या जो हम खेतों में सम्यक सिंचाई की दृष्टि से जिस तरह की चीज़ों को हम लागू करना चाहते हैं, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं बैंकों के माध्यम से जो लागू की जा रही है, ऐसे नए क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जो पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट आया है, पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट में भी हम एक निश्चित तापमान के भीतर में हम एक निश्चित तरह का उसमें प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और इस प्रोडक्ट को मार्केट में हम बहुत ही सुचारू रूप से उसके साथ में टाई अप करने के बाद में उसे सेल आउट करते हैं। विपणन की सुविधा भी गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो इन सुविधाओं की वजह से जो रेवेन्यू का जनरेशन है, राजस्व की जो उसमें उत्पत्ति है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो किसान भाई या जो भी हमारे बैंकर साथी हैं, इन नए क्षेत्रों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एमएसएमई का जो एक सेल है, एमएसएमई के परिभाषा को भी अभी परिमार्जित किया गया, उसको विस्तार दिया गया है। और इसका एक मूल मंतव्य यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को, जो हमारी जो रचनाशीलता, उद्यमशीलता है, उसको हम बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्यमी क्रिएट करें अपने सोसाइटी में और रोज़गार के जो सृजन के जो नए अवसर हैं उनको एक्सप्लोर करें। तो ये ऐसे कुछ मैंने इंडिकेटिव आपको जो प्रतीकात्मक जो सेक्टर्स बताए हैं, इन क्षेत्रों में जा कर के हम अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जी, पाटिल साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो पाएगा। जिस जगह में रहते हैं वहाँ की एरिया प्रोफाइलिंग अगर सही तरीके से की जाए और उनकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन को अगर मापा जाए और उस आधार पर अगर क्रेडिट एक्सपेंशन किया जाए तो मुझे लगता है कि वो टिकाऊ ग्रोथ मिल पाएगा। तो एरिया प्रोफाइलिंग के बारे में मैं चाहूँगा कि एक दो लाइन से अगर हमारे साथियों को एरिया प्रोफाइलिंग का बारे में अगर बता पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही विजय जी, कि कोई भी स्कीम या कोई भी तरह का, किसी भी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी तरह की जो नवीन योजनाएं हैं या नए तरह की खेती है, वो यूनिफॉर्म तरीके से सभी जगह लागू नहीं की जा सकती। ये भौगोलिक अवस्था जो होती है उस एरिया की, जोग्राफिकल कंडीशन कैसी होती है, टोपोग्राफी कैसी होती है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल हो सकता है। जैसे हम एप्पल की खेती करना चाहें, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तो एप्पल की खेती के लिए भारत की भौगोलिक अवस्था केवल जो पहाड़ी क्षेत्र और वे भी हिमाचल प्रदेश जैसा जो राज्य है वहीं संभव हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी अगर हम इसका दोहराव करना चाहें तो शायद हम उसमें उतने सफल न हो पाएँ। इस चीज़ को जानने के लिए जो विधा है वो कहलाती है एरिया प्रोफाइलिंग। पाटिल साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक जो स्टार्टअप हुआ है, अभी बहुत सारे हमारे साथी जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में अभी क्रेडिट की डिमांड भी कम हुई है। वो उनका कहना है कि अगर हम क्रेडिट लेते भी हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो भी अगर क्रेडिट हम देते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट होता है या किसी के मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में इन्वेस्टमेंट होता है। तो पिछले दिनों की जो अपना लॉकडाउन था उसकी वजह से या जो धुरी रुक गई थी उसकी वजह से ऑपरेटिंग साइकिल भी रुक गया था। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी कि इसको जो है किस तरह से देखा जाए। हाँ, बहुत अच्छा आपने एक बिंदु इस परिचर्चा के लिए सामने में लेकर के आए हैं विजय जी। और सचमुच में जो बैंकिंग का जो मुख्य कार्य है वो डिपॉजिट यानी जमा संग्रहण करना और उसका समुचित या विवेकपूर्ण उसका निवेश करना, उसका विनियोग करना या इन्वेस्टमेंट करना। तो बैंक के पास में जो भी रकम आती है उसको हम जिस तरह से वो एक कोई प्रोसेस चलती है, आपने देखा होगा कि जो वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल चलती है कि आपने कहीं से पूंजी प्राप्त की, पूंजी प्राप्त करने के साथ साथ आपने वहाँ पर बैंक का इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त किया, बैंक से लोन लिया और उस लोन को आपने इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में। उसके पश्चात आप रॉ मटेरियल खरीद करके लाते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया चालू होती है, उसको पूर्ण रूप से उसको पूर्ण तैयार माल में तब्दील करने की जो प्रक्रिया वो चालू होती है। तो उसमें सेमी फिनिश्ड गुड्स आता है, उसके बाद में फिनिश्ड गुड्स आता है, उसको आप मार्केट में सेल आउट करते हैं। मार्केट में जब आप सेल आउट करते हैं तो आपके पास में जो उधार में ख़रीदने वाले लोग हैं, जिसे हम बैंकर की भाषा में आपके लिए जो होंगे वो सन्ड्री डेटर्स होंगे, जिनसे आपको उधार का पैसा वापस चाहिए, वो पैसा आप लेते हैं। उसके बाद में जब वो पैसा फिर से आता है
तो उसको फिर से हम बिजनेस में एक्सपांड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका विस्तार करने की दृष्टि से उसको फिर से लगाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है ना, ये जो डिपॉजिट लेकर के उसको इन्वेस्ट करने का, जब तक हम उस पैसे को ठीक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या किसी बिजनेस के लिए, किसी व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, मकान खरीदने के लिए या जो रिटेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अगर हम नहीं लगाएंगे तो इस तरह से जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी। तो इसके लिए इस सिलसिले को, इस चक्र को पूरा करना आवश्यक है। पाटिल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर एक जो करेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशंस और कैपिटल और कैश फ्लो और उनकी जो कोलेटरल, अगर ये साइकिल को पूरा किया जाए तो क्रेडिट ग्रोथ ज़रूर बनेगा, अगर इसका सही तरीके से एनालिसिस किया जाए तो। और अगर ये साइकिल पूरा होता है तो इंडस्ट्री जो है बिल्कुल सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ की ओर ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में हमारे जो साथी हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं और जो शाखा में काम करने वाले फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो उनको कैसे ग्राहक को चयन करना चाहिए जिससे कि थोड़ी बहुत क्रेडिट ग्रोथ, मतलब अच्छी क्रेडिट ग्रोथ जो पॉजिटिविटी की ओर ले जाए उनको, ऐसा कुछ कर पाएँ एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके, क्योंकि 4 धुरी होते हैं। अगर सेमी अर्बन रूरल में देखेंगे तो एक एग्रीकल्चर प्रमुख धुरी होता है, दूसरा एमएसएमई होता है और तीसरा रिटेल्स होते हैं और चौथा वीकर सेक्शन होता है। तो ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो जो रूरल ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर और वीकर सेक्शन के तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। रिटेल और एमएसएमई थोड़ा सा सेमी अर्बन या अर्बन एरिया में होता है। तो रूरल ब्रांच के हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप मार्गदर्शित करें। जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि रूरल के एरिया को, यानी ग्रामीण क्षेत्र को हम कैसे अपने उस कार्य क्षेत्र की परिधि में लेकर के आएँ। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का जो एक आम नागरिक है वो आम तौर पर आप देखेंगे कि वो ईमानदार व्यक्ति है और जहाँ तक जब कोई निर्णय लेना होता है उनको लोन देने का या उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का, तो उस समय हम उन्हें उसके संबंध में उस गांव में या उस एरिया में जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उससे बड़ा ड्यू डिलिजेंस कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसके चरित्र के बारे में, उसके आचरण के बारे में, लोगों के साथ में उसका जो लेन देन है उसके बारे में, या उसका एक जो समग्र रूप से उसका जो एक पूरा बर्ताव है लोगों के साथ में, उसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की पहचान आपने सही ढंग से कर ली और ये जो हम उसको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, इस वित्तीय सहायता से उसके जीवन में जो तब्दीली आने वाली, जो बदलाव आने वाला है, वही देश का सच्चा बदलाव कहलाता है। विजय जी। जी जी। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पुराने जो ग्राहक हैं, उनसे, जो अच्छे ग्राहक हैं, उनसे लीड लिया जाए, उनसे रेफरेंस लिया जाए, रेफरेंस मार्केटिंग चाहता हूँ। और दूसरा, फील्ड में जाके ये देखा जाए कि कैसे, कितने ऐसे किसान हैं जो अच्छा लैंड होल्डिंग रखते हैं, अच्छी उपज करते हैं, अच्छा आय कमाते हैं और वो क्रेडिट फाइन लिंकेज नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को लिंकेज किया जा सकता है, क्रेडिट किया जाए। इसमें साझा करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे मौजूदा किसान हैं उनकी लिमिट को हम एक्सप्लोर करके उसको बढ़ाने का, एक्सपांड करने का हम कोई उसमें उपाय ढूंढें, तो उससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी हमारे साथ में एसोसिएटेड है, ऐसे बारोवर को, ऐसे किसान को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जब हम लोन देते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें आपकी ड्यू डिलिजेंस वाली जो एक पूरी जो एक औपचारिकता होती है ना, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है उसमें। तो ऐसे केसेस में आप ये पाएंगे कि जिस व्यक्ति को आप लोन ऑफ़र करते हैं उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एनपीए होने के चांसेस भी कम होते हैं और उसके पास में चूँकि कौशल होता है, वो स्किल होती है, तो उस स्किल के माध्यम से वो अपने काम को और भी ज़्यादा ऊंचाई दे सकता है और इससे बैंक का जो क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो गुणात्मक रूप से बेहतर ढंग से हमारे सामने में आता है। और इसी तरीके से जिनके पास में जो बड़े किसान हैं या जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, भले वो हमारे बैंक के साथ में न जुड़े हों या किसी वित्तीय संस्था के साथ में न जुड़े हों, उनके पास जा कर के हम ये जब ये प्रपोज़ल रखते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें एक बहुत ही सकारात्मक उनका एक रुख सामने में आता है, स्टैंड सामने में आता है और वो बैंक का लोन लेने के लिए अपनी एक योजना के साथ में जब हमारे पास में आते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए हितकारी हो सकता है। जी जी जी। पाटिल साहब, ये देखा कि जहाँ तक अभी नए नए योजनाएं हैं, जैसे आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात कही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो लॉकडाउन के समय भी जिनका व्यवसाय चल रहा था, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है और उन्हें क्रेडिट एक्सपेंशन देने की ज़रूरत है ताकि वो विपरीत परिस्थितियों में भी उनका जो
काम है वो चलता रहेगा और उनकी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगी, जिससे कि वो सुचारू रूप से अपने क्रेडिट के रिपेमेंट भी कर सकेंगे। सर, एक संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संकल्पना के साथ और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनकी गुणवत्ता में, उनकी मार्केटिंग में और उनकी सस्टेनेबिलिटी में, उनके उपज को सही पैसा मिले, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, उसकी संकल्पना लाई गई है भारत सरकार द्वारा। तो ऐसे जो एफपीओ हैं उनको जो क्रेडिट दिया जाए उसके बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एफपीओ की संकल्पना है, ये दरअसल जो हमारी पुरानी अवधारणा थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसी अवधारणा का एक व्यापक स्वरूप है। एफपीओ के अंतर्गत हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। किसानों के सामने में भारत में एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि वो अपने पैदावार की उचित जो कीमत है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की जो एक सबसे बड़ी जो सोच मुझे पॉजिटिव इसमें दिखाई पड़ती है वो यही है कि ऐसे लोगों को जिनके पास में हौसला तो है, उनको हुनर के साथ में जोड़ करके उनको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की बात इसमें देखी गई है, इस फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। और उनकी जो पैदावार होगी उसको सही कीमत पर उस किसान को समुचित उसका लाभ मिले, समुचित उसका मूल्य मिले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पैदावार के साथ में विपणन की अवधारणा को भी जोड़ा गया है। और एफपीओ जितने भी जहाँ भी चल रहे हैं वो काफ़ी लाभप्रद हैं और अपनी वस्तु को बेचने के लिए वो उचित जो मार्केट है उसका चयन करते हैं, उचित जो उनके ख़रीदार हैं उनका चुनाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फार्मर्स को सशक्त करने की दिशा में, इसको स्ट्रेंथन करने की जो बात कही जा रही है वो उसका एक उदाहरण है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। पाटिल साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो एसएचजी में कोलेटरल फ्री जो एडवांसेस है उसकी लिमिट बढ़ाई गई। पहले ये 10 लाख था कि जो बैंकर्स है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है एसएचजी को 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन देते थे और अभी उसकी सीमा जो है दोगुनी कर दी गई। उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा, उसकी महत्ता के बारे में थोड़ा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी। जी विजय जी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने की जो बात कही जा रही है, उसकी जो लिमिट है उसको कोलेटरल फ्री जो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया गया है, इसके पीछे की जो मूल अवधारणा उसको हम समझने का प्रयास करें। दरअसल इसके माध्यम से सरकार ये चाहती है कि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको हम मजबूती प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन में लोग काम करें, समूहबद्ध होकर के एक दूसरे के हितों को समझने का प्रयास करें। और इससे आप ये पाएंगे कि हमारे देश में जो एकता की भावना है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और इसके पीछे का जो बड़ा चिंतन वो यही है कि हम देश को कैसे एक सूत्र में पिरो सकते हैं, एक दूसरे को साथ में जोड़ करके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारे यहाँ जो मॉडल आया है, आपने देखा होगा कि ये मूलतः बांग्लादेश में ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जो भी गरीबी थी, पॉवर्टी थी, उसके उन्मूलन में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। एक की रोल जो है उसको कहते हैं हम, वो प्ले किया है। और ये मॉडल भारतवर्ष में भी काफ़ी सफल रहा और इसकी जो त्रुटियां, इसकी जो अनियमितताएं, इसकी जो कमियां रही हैं, जो भी उसके फ्लॉज रहे हैं, उसको निरंतर दूर करते हुए इसमें आप एक देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव लाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और वित्तीय रूप से हमारे ग्रामीणों को, हमारे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको सशक्त किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है विजय जी। जी हाँ साथियों, ये थी कुछ बातें जो आज के इस कठिन परिस्थिति में क्रेडिट एक्सपेंशन की और जो सस्टेनेबल क्रेडिट है किस तरह से बढ़ा जाए, उनके कुछ आयामों पे बात कर रहे थे। वैसे तो सर ने बताया कि बहुत सारे आपके जोग्राफिकल कंडीशन और आपके एरिया प्रोफाइल पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से उस एरिया में किस दिशा में क्रेडिट ग्रोथ करेंगे जो टिकाऊ ग्रोथ के रूप में साबित होगा। तो पाटिल साहब, एक कठिन चुनौती है, साहस भी है, एक कर्तव्य भी है और एक समरसता भी है और उस चुनौतियों को पार करने का मादा भी हमारे साथियों के लिए। तो उनके हौसला अफजाई के लिए कुछ पंक्तियां अगर अभी हो जाएं तो मज़ा आ जाए हमारे साथियों का हौसला अफजाई करने में। जी हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जी विजय जी, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि निर्णय हमें लेना बहुत आवश्यक है। निर्णय लेंगे तभी जाकर के हम क्रेडिट एक्सपांशन की दिशा में मूलभूत कोई काम कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल आपकी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है।
कदम बढ़ाओ तो मंजिल आपकी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक ऐसे ही परिंदों से प्यार करता है। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद। क्या बात है सर, ये तो आपने ज़बरदस्त हौसला अफजाई किया हमारे साथियों का, तो उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आपको साधुवाद देता हूँ। और आपने हौसला बढ़ाया। और मैं कहूँगा कि कुदरत कितनी भी परीक्षा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, कुदरत कितना भी इम्तहान ले, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर साथी आपके जैसा दमदार हो तो ज़बरदस्त हो जाता है। अगर साथी आपके जैसा दमदार हो, साथ देने वाला इतना दमदार हो, तो कुदरत कितनी भी परीक्षा ले, हम उस हर परीक्षा में सफल होंगे। और साहसी तौर से एक अच्छे कुशल नेतृत्व के साथ हम समाज के जो जिन जिम्मेदारी को हमें दिया गया उसको निभाते रहेंगे। आज हम लोग का सौभाग्य मिला कि पाटिल साहब जैसे अनुभवी बैंकर से परिचर्चा किए, तो सर आपका एक बार धन्यवाद करते हुए सभी साथियों से विदा लेते हैं। आप सभी के सकुशलता और सफलता और अच्छे कार्य निष्पादन की कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।